हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइज, ज्योग्राफी में हम कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9th। क्लास 9 में हम चैप्टर 2 को कवर कर रहे थे, जो क्या है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, तो हमने मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर हमने कवर कर लिया है, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, वो आज हम वाइंड अप कर देंगे और चैप्टर 2 भी हमारा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा क्लास 9th का, राइट। तो अभी तक हमने क्या चीज़ देखी है कि किस तरीके के हमें रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं या क्या क्या हमें फिजियोग्राफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, भौतिक विशेषताएं क्या क्या है इंडिया की। ठीक है, प्लेन्स होते हैं या फिर हम बोल देते हैं हिल्स हैं, हिली एरियाज हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज के बारे में हमने देखा था। तो ये जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, इसमें से हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा है, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा है और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा है। ये 3 फीचर्स हम कवर कर चुके हैं। बाकी के 3 फीचर्स जो हैं, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड दी आइलैंड्स, उसके बारे में हम आज देखेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हिमालयन माउंटेन्स में हमने क्या चीज़ देखी थी? उसकी फॉर्मेशन यंग और फोल्ड होते हैं। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, वेस्ट साइड पे वो ज़्यादा थोड़े से ब्रॉडर होते हैं, ईस्ट साइड पे जाते जाते वो क्या हो जाते हैं? थोड़े से नैरोवर हो जाते हैं।
ठीक है। उसकी 3 रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। उसके बाद हमने देखा था जो वेस्ट टू ईस्ट जाता है वो इंडस टू ब्रह्मपुत्रा जाता है। इंडस से ब्रह्मपुत्रा, वहां पे रिवर के बेसिस पे डिविजन्स किए गए हैं, और ब्रह्मपुत्रा से क्या हो जाता है, वो ईस्टर्न डायरेक्शन में चला जाता है, पूर्वांचल बोल देते हैं जिसको। ठीक है, इतना हमने क्या देखा था, ये हमने देखा था हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं कि वो हमें एक प्लेन देखने को मिलता है, किसकी वजह से, जो रिवर्स आती हैं, जो हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, वहाँ से जो रिवर फ्लो करती है वो कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, बहुत टाइम, मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो सेडिमेंट डिपॉजिट हो के क्या बन गया, एक प्लेन एरिया बन गया, प्लेन बन गया, नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, कुछ रिवर्स की वजह से, मेनली इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एक फर्टाइल और प्लेन एरिया है, और फर्टाइल एरिया है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, फर्टाइल एरिया है तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाई भी है और अच्छा एनवायरनमेंट भी है, क्लाइमेट भी यहाँ का फेवरेबल है। ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड देखने को मिलता है। उसके बाद अब यहाँ पे रिवरीन आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, फिर जो डिपॉजिट्स हैं उसकी वजह से यहाँ पे नीचे आके नॉर्दर्न प्लेन में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, और ये अलग अलग पार्ट्स में, सेक्शंस में डिवाइडेड है। वेस्टर्न पार्ट है एक, जिसको हम पंजाब प्लेन्स कह देते हैं, जो पाकिस्तान में है मेनली, इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज की वजह से वो बना है। ठीक है, फिर एक गंगा प्लेन है नॉर्थ इंडिया में, जो गंगा की वजह से और घाघर और तीस्ता रिवर्स के बीच में जो बना है। और लास्ट हमारा देखने को मिलता है ईस्टर्न साइड पे ब्रह्मपुत्रा प्लेन, जो कि हमें ब्रह्मपुत्रा रिवर से बना हुआ देखने को मिलता है, और वो असम स्टेट में लाई करता है। राइट, अब यहाँ पे कुछ फिजिकल फीचर्स भी हैं, रिलीफ फीचर्स अलग अलग तरीके के। क्या कि जो रिवर ऊपर से माउंटेन से आती है तो वो वहाँ पे क्या कर देती है, डिपोजिशन करती है। डिपोजिशन में वो जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, वो उनको वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, और उस एरिया को वो जो पत्थर डिपॉजिट करती है, वहाँ से फिर क्या हो जाती है, पेबल्स आ गए वहाँ पे पत्थर, तो वहाँ से रिवर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, रिवर वहाँ से गायब हो जाती है, नदी। तो उसको हम कह देते हैं भाबर रीजन। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो रिवर है वो वापस से रीऑरिजिनेट हो जाती है, रीएमर्ज हो जाती है, दोबारा से आ जाती है वहाँ पे, और वो हमें गीला और मार्शी लैंड देखने को मिलता है। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, तराई रीजन। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती हैं। बट पार्टीशन के टाइम पे क्योंकि पाकिस्तान से भी माइग्रेशन हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए हमें सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए और वाइल्ड लाइफ को रखने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए। राइट, और उसके बाद का फिर क्या होता है, ओल्डर एलुवियम। ओल्डर एलुवियम क्या है, वहाँ पे कंकर वगैरह भी डिपॉजिट होते हैं, उसी रीजन को हम कहते हैं भांगर। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट जो आता है डिवीजन, वो क्या है, कौन सा फीचर है, खादर, जो कि न्यू या यंग एलुवियम से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो खादर है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये टाइम टू टाइम न्यू है, तो न्यू क्यों है, क्योंकि ये बार बार रिन्यू होता जाता है हर साल, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है, और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है। ये था नॉर्दर्न प्लेन पूरा। फिर हमने बात की पेनिनसुलर प्लेट्यू की। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और फैक्चुअल के साथ साथ मैप वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू बहुत पुराना है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड की जो ड्रिफ्ट हुआ था, ब्रेक हुआ था, उससे बना हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इसके हमें 2 डिविजन्स देखने को मिलते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड्स है और एक डेक्कन प्लेट्यू है। सेंट्रल हाईलैंड्स कौन सा है, जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है, वो कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, वो वेस्ट वर्ड में हमें राजस्थान तक देखने को मिलता है, ईस्ट वर्ड में हम जाते हैं तो वहाँ पे बुंदेलखंड, बाघेलखंड रीजन भी आ जाता है, और सबसे ईस्ट वर्ड में हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू भी यहीं पे इसी में इंक्लूड हो जाता है। और साउथ ऑफ नर्मदा रिवर क्या आ जाता है, डेक्कन प्लेट्यू, जो कि एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन तक भी देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे हमें कौन से हिल्स में आ जाती है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, जो कि मेघालय में लाई करती है। उसके बाद इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स।
वेस्टर्न घाट्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट्स डिसकॉन्टिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या क्या देखने को मिलती हैं वेस्टर्न घाट्स में, दोदा बेटा और अनाईमुड़ी। और ईस्टर्न घाट्स में हमें कौन सी हिल देखने को मिलती है, हाईएस्ट पीक हमें महेंद्रगिरी। ठीक है, अब जो वेस्टर्न घाट है वहां पे क्या देखने को मिलते हैं, हमें ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि वहां पे पहाड़ हैं और साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो वहां पे हमें रेन दिखती है। रेन वहां पे बहुत ज्यादा होती है, बारिश, और वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हमें वहीं पे देखने को मिलता है। राइट, और वेस्टर्न घाट्स या फिर जो वेस्टर्न साइड होते हैं वो हमेशा एक अपवर्ड एलिवेशन, मतलब हाइट उसकी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू ईस्टर्न घाट्स। फिर हमने पीक्स की बात की है, और उसके बाद अलग फीचर क्या है कि ये ब्लैक सॉइल से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है। और बहुत टाइम तक ये, क्योंकि क्या हो गया, डेन्यूड हो गया है, तो फिर ये ब्लैक सॉइल में यहाँ पे आप ब्लैक सॉइल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम डेक्कन ट्रैप कह देते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी नॉर्दर्न प्लेन्स, सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम थोड़ा सा इसको मैप में देखते हैं कि हमने जो जो पीक्स के बारे में देखा है वो क्या है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जा रही है नर्मदा रिवर। ठीक है, जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ साइड पे हमें क्या दिख रही है, विंध्या रेंजेस भी दिख रही है, अरावली रेंज दिख रहा है। अरावली रेंज हमने क्या करी थी कि जो अरावली रेंज है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिलती है, अरावली रेंज। और अरावली रेंज के ही अगर आप और साउथ में जाएंगे तो वहां पे हमारा क्या आ जाता है, डेजर्ट आ जाता है। रॉक्स हमें वहां पे देखने को मिलती है, सैंड और रॉकी डेजर्ट। कहाँ पे, राजस्थान में, क्योंकि अरावली रेंज के देखिए वेस्ट साइड पे क्या आ रहा है, राजस्थान। ठीक है, अब उसके बाद नर्मदा रिवर के साउथ की साइड क्या आ जाता है, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर है, तो वो वहां पे ये देखिए गारो, खासी और जयंतिया, इधर नॉर्थ ईस्ट साइड पे मेघालय रीजन में गारो, खासी और जयंतिया हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, मिकीर रेंज है, अबोर रेंज है, तो ये सारा किसके अंदर आ रहा है, कार्बी एंगलोंग, छाछर, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू के अंदर ही आता है, क्योंकि एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और असम रीजन को भी इंक्लूड करता है, डेक्कन प्लेट्यू रीजन में ही। राइट, उसके बाद अब ये जो वेस्टर्न घाट्स है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, और जो ईस्टर्न घाट्स है वो डिसकॉन्टिन्यूअस और इर्रेगुलर होती है। तो देखिए ये जो वेस्टर्न घाट्स आपको दिख रही है, ये पर्पल में वेस्ट साइड पे, ये देखिए बिल्कुल सीधी, बिना कोई टूटे फूटे ये डायरेक्ट जा रही है। ये क्या है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। और ये देखिए ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट में ये जो पर्पल लाइनिंग है, ये देखो छोटी थोड़ी सी आई है, फिर टूट गई है, फिर थोड़ी लंबी जा रही है, फिर टूट गई है, फिर आई है, फिर टूट गई है। ये देखिए 5 उसमें बनाई हुई है। तो इस तरीके से क्या है कि वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस होती है और ईस्टर्न घाट्स डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। राइट, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चल रहा है। वेस्टर्न घाट्स में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊंचाई पे है, और ईस्टर्न घाट्स में इतना ज़्यादा नहीं है। तो जो हाइट है वो वेस्टर्न घाट्स की ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू ईस्टर्न घाट्स। अब उसके बाद ये देखिए, जो हमने हाईएस्ट पीक की बात करी थी, तो हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स में देखिए नीचे रेड से लिखा हुआ है, नीलगिरीज के साइड में अनाईमलाई हिल्स है। यहीं पे इसी रीजन में, इसी क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलती हैं, नीलगिरीज वाले थोड़ा सा रीजन, अनाई मलाई हिल्स के ऊपर दोदा बेटा और अनाईमुड़ी हिल्स। ठीक है, ये हमें इसी रीजन में देखने को मिलती हैं। राइट, और इधर की साइड ये देखिए जवादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ये जो सारे के सारे हैं, ये भाल घाट है, भाल घाट के नीचे पाल घाट आता है, फिर भोर घाट आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सारी की सारी हिल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज, तो इनको प्लीज़ अपने पास ज़रूर रखिएगा। ठीक है, इनको अपने पास मैप पे नोट करके रखिएगा, सो दैट आपको एक एनालिसिस भी रहे और आपको थोड़ा सा लर्न भी रहेगा कि कौन सी हिल्स कहाँ पे है, किस रीजन में लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिनिश हुआ है, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा थर्ड फिजियोग्राफिक फीचर।
अब हम चलते हैं आगे फोर्थ फिजियोग्राफिक फीचर पे, जो क्या है, द इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान। अब रेगिस्तान कहाँ पे है? मेनली राजस्थान में है, इंडिया में, ठीक है। द ईस्टर्न घाट, सॉरी, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। ये देखिए, ये क्या है? ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज के इधर वेस्ट साइड पे ही क्या है, ये हमें राजस्थान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंडियन डेजर्ट, अभी हमने बात की ना, डेजर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इंडिया में, राजस्थान में, ठीक। तो इसीलिए ये जो अरावली रेंज है या अरावली हिल्स है, इसके वेस्ट साइड पे हमें क्या देखने को मिलती हैं? इंडियन डेजर्ट। इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अब ये क्या है कि एक सैंडी प्लेन है ये, जो सैंड ड्यून से कवर्ड है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं कि जो रेत है, वो रेत, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे कि एक तो ड्राई एयर होती है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान रीजन में हमें रेनफॉल भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, तो जो एयर है वो थोड़ी सी वेट या मॉइस्ट नहीं होती। एयर भी क्या होती है वहाँ पे, ड्राई होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से अब जो सैंड है, वो जो हवा उड़ रही है, वो सैंड उससे हवा से उड़ के हवा के उसमें विंड के साथ जो जाके कहीं पर डिपॉजिट होती हैं वो सैंड, तो वो जो सैंड डिपॉजिट होता है तो उससे वो ड्यून्स बनने लग जाते हैं, जिनको हम कह देते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है। वो इकट्ठे हो के एक दूसरे के ऊपर, उनको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। अब ये एक ऐसा रीजन है इंडियन डेजर्ट जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा कम बारिश देखने को मिलती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, कम से कम 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल है जो यहाँ पे होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। अब ये एक एरिड क्लाइमेट होता है यहाँ पे, मतलब बहुत सूखा सूखा और गर्म ऐसा क्लाइमेट होता है यहाँ पे, विद लो वेजिटेशन कवर। अब ये क्या है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। इंडियन डेजर्ट सबसे ज़्यादा इजी है, क्यों? क्योंकि हमें पता है डेजर्ट आया, डेजर्ट कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान किधर लाई करता है? हमारे वेस्ट साइड। और इन्होंने क्या बता दिया कि अरावली रेंजेस है या अरावली हिल्स है, उसके वेस्ट में लाई करता है, ठीक है। इतना हमें पता है। वहाँ पे रेनफॉल कम आती है बहुत ज़्यादा, ये भी हमें पता है। रेनफॉल कम आती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वहाँ पे ड्राई एयर हमें देखने को मिलेगी, एरिड क्लाइमेट होगा, ठीक। और रेनफॉल कम होने की वजह से क्या होगा वहाँ पे? क्या वहाँ पे फॉरेस्ट होगा, वेजिटेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर रेनफॉल, प्रॉपर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वहाँ पे वो नहीं है, रेनफॉल कम है, तो वेजिटेशन कवर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होगा। और जो हमें वेजिटेशन वहाँ देखने को मिलेगी, वहाँ पे ऐसे प्लांट्स होंगे, ऐसे हमें पौधे देखने को मिलेंगे जिनको जो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। जैसे कि कैक्टस है, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो उस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, बट क्या होता है, वेजिटेशन कवर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लो होता है वहाँ पे, ठीक। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जो रेनी सीजन है, अब बारिश हमने क्या कहा, ये नहीं कहा कि बारिश नहीं होती, बारिश होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो जब बारिश होती है तो उसी के टाइम पे, उसी सीजन के टाइम पे ही जब बारिश हो रही है वहाँ पे, तभी हमें स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी। अब क्या होता है, इमेजिन करिए कि कई बार हमारे ही एरिया में जब बारिश आती है, तो थोड़ी सी ही बारिश आई है, बिल्कुल थोड़ी सी बारिश आई है, ठीक है। मान लीजिए अगर 5 मिनट्स की ही बारिश आई है, बिल्कुल थोड़ी सी, वो थोड़ी सी ही बारिश आने की वजह से क्या होता है, क्या पानी भरता है? नहीं भरता। वो बिल्कुल तभी ऐसा सूखा सूखा लगता है कि कोई कह नहीं सकता कि बारिश आई भी है। तो सेम केस राजस्थान में होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश आती तो है रेनी सीजन में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो उसी के उसी टाइम पे बिल्कुल फटाफट से वो क्या हो जाती है, सैंड के अंदर मिल जाती है, डिसअपियर हो जाती है। पता ही नहीं चलता बारिश आई भी है कि नहीं आई, वो सैंड में डिसअपियर हो जाती है और वो समुद्र तक तो पहुंच ही नहीं पाता पानी। क्यों? क्योंकि बारिश ही बहुत ज़्यादा कम आती है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। अब इस रीजन में अगर हम रिवर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक रिवर है, लूनी, जो कि एक बड़ी रिवर है,
राजस्थान में या डेजर्ट में। कौन सी रिवर है? लूनी रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिएगा या जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे लिखिएगा लूनी रिवर। बार्जन्स, crescent shaped dunes, cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of barchans. अब यहाँ पे हमें बार्चन्स भी देखने को मिलते हैं। बार्चन्स क्या होते हैं? क्रेसेंट शेप ड्यून्स होते हैं। ड्यून्स मतलब जैसे जो रेत इकट्ठी होती है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि एक क्रेसेंट शेप में जब वो ड्यून इकट्ठी होती है ना, वो जो सैंड होती है वो क्रेसेंट शेप बना देती है, तो उनको हम कह देते हैं बार्चन्स। क्रेसेंट शेप मतलब जैसे ये लगा लीजिए थोड़ा सा हाफ मून की शेप में, थोड़ा सा अगर कंपेयर करें तो एक सिर्फ एनालिसिस के लिए हाफ मून होता है ना, उसकी शेप से में हमें ये बार्चन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे बार्चन्स, ग्रुप देखने को मिलेगा, एक तरीके से समूह होगा बार्चन्स का। ठीक है, तो इतना सा था इंडियन डेजर्ट। अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, तटीय मैदान। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जिसमें हमने पढ़ा, अब यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में देखा। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं, इसी के हमें पास क्या देखने को मिल रही है? पतली पतली कोस्टल स्ट्रिप्स भी हमें देखने को मिलती हैं। वो किसके पैरेलल रन करती हैं? कि किसके अलॉन्ग होती है? वेस्ट साइड में अरेबियन सी के पास होती हैं वो, और नॉर्थ साइड में वो, सॉरी ईस्ट साइड में वो बे ऑफ बंगाल के अलॉन्ग रन करती हैं। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्ट sandwiched between the western ghats and the Arabian Sea is a narrow plain। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किसके बीच में आ गया? कि हमें उसके ईस्ट साइड पे, वेस्टर्न कोस्ट के ईस्ट साइड पे तो वेस्टर्न घाट्स थी, और वेस्ट साइड पे क्या है? अरेबियन सी है। देखिए, ये देखो, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये जो पर्पल लाइन जा रही है ये वेस्टर्न घाट्स है, और ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो हमारी इंडिया की बाउंड्री है, ये क्या है? ये कोस्ट है बेसिकली, ये जो इसके ईस्ट वेस्ट साइड में ये कोस्ट है। और इसके बाद यहाँ पे तो हम जानते हैं क्या है यहाँ पे? अरेबियन सी। तो ये क्या है? सैंडविच बनी हुई है, मतलब उसके बीच में है बिल्कुल अरेबियन सी और ईस्टर्न, सॉरी वेस्टर्न घाट्स के। और सिमिलरली अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट क्या है? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में दबी हुई है, सैंडविच हो रखी है, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, मतलब कि जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके 3 सेक्शंस हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मतलब कि जो वेस्टर्न कोस्ट है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस तरीके से? कि जो हमें नॉर्दर्न पार्ट देखने को मिलता है, नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है? मुंबई से गोवा तक का जो रीजन है उसको हम नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं, और उसका क्या नाम है? कोंकण। उसको कोंकण के नाम से जाना जाता है। फिर जो सेंट्रल स्टेट, जो बीच वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? कन्नड़ प्लेन। ठीक है, गोवा के बाद का जो थोड़ा सा बीच का पार्ट होता है उसको हम कह देते हैं कन्नड़ प्लेन। और लास्ट में जो सदर्न पार्ट है उसको हम क्या कह देते हैं? मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है? नॉर्थ कोंकण, सेंट्रल कन्नड़ एंड साउथ मालाबार कोस्ट। ठीक है, द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड प्लेन। कि ये जो हमें ईस्टर्न कोस्ट देखने को मिलता है वो क्या है? वो थोड़ा सा चौड़ा है और थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा लेवल में है। ठीक है, तो वो भी इसी तरीके से डिवाइडेड है जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट डिवाइडेड था। वेस्टर्न कोस्ट में हमें नॉर्दर्न पार्ट क्या देखने को मिल रहा था? कोंकण। और यहाँ पे हमें नॉर्दर्न पार्ट किससे रेफर किया जाता है? नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट हमारे 3 डिविजन्स में थे, कि नॉर्दर्न में कोंकण है, सेंट्रल में कन्नड़ है, और सदर्न में क्या है? मालाबार कोस्ट। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो 2 डिविजन्स में है, नॉर्दर्न और सदर्न। नॉर्दर्न को क्या बोलते थे? नॉर्दर्न सरकार। और सदर्न को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कि जो उत्तरी है ईस्टर्न में, उत्तरी को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सरकार।
ठीक है। और जो दक्षिण है उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। के जो ईस्टर्न कोस्ट है इस पे बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाया हुआ है। कौन सी रिवर्स ने, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स ने। लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। अब ईस्टर्न कोस्ट पे ही हमें चिल्का लेक देखने को मिलती है। चिल्का लेक क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक है जो हमें ईस्टर्न कोस्ट पे ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, कोस्टल प्लेन्स। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, वेस्टर्न घाट्स के और ईस्टर्न घाट्स जो हमने पढ़ी हैं वहीं पे हमें साइड में क्या देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और वहाँ पे हमें कुछ बड़ी रिवर्स देखने को मिलते हैं जो डेल्टा बनाते हैं, और वहाँ पे हमें चिल्का लेक देखने को मिलता है ईस्टर्न कोस्ट पे। अब हमारा लास्ट फिजियोग्राफिक फीचर है दी आइलैंड्स, द्वीप। You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has 2 groups of islands. अब हमने इंडिया का तो देख लिया कि इंडिया का मेनलैंड बहुत बड़ा है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, इंडिया के साइज और लोकेशन में भी हमने इंडिया का मेनलैंड देखा था। अब इसके अलावा जो हमने बात की थी कि जब हम इंडिया के साइज की बात कर रहे थे तो उसमें हमने क्या कहा था कि इसमें हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, उनके बारे में भी हम बात करते हैं और वो यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, उनको इंक्लूड करके ही हम इंडिया के एरिया की भी बात करते हैं कि इंडिया का साइज कितना है। तो हमें मेनलैंड के अलावा इंडिया के क्या देखने को मिलते हैं, 2 आइलैंड्स भी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, द्वीपों के समूह। So, locate the Lakshadweep Islands group lying close to the Malabar coast of Kerala. लक्षद्वीप आइलैंड्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, अरेबियन सी में। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो केरल में हमने मालाबार कोस्ट देखा था। मालाबार कोस्ट क्या है, हमने अभी पढ़ा है ना कि वेस्टर्न कोस्ट में सदर्न पार्ट पे, दक्षिणी भाग में हमें क्या देखने को मिलता है, मालाबार कोस्ट जो कि केरल के पास है। तो उसी के पास में ही हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। इस लक्षद्वीप जो आइलैंड है ये एक ही सिंगल आइलैंड नहीं है, इसमें हमें छोटे छोटे बहुत सारे कोरल आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनद्वीप। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। कि पहले इनको किस नाम से जाना जाता था, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनद्वीप के नाम से इनको जाना जाता था पहले। लेकिन फिर 1973 में 1973 में इसका नाम बदल के एक ही रख दिया गया, क्या, लक्षद्वीप। पूरे के पूरे आइलैंड्स के ग्रुप का नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, क्या है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। कवारती जो हम कहें कि लक्षद्वीप की कैपिटल भी है, तो ये जो कैपिटल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड के। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे हमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर, एनिमल्स और फ्लावर्स या प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, फ्लोरा एंड फोना। The Pitti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. अब ये वाला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिट्टी आइलैंड वाला, कि ये जो पिट्टी द्वीप है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें लोग नहीं देखने को मिलते, ये अनहैबिटेड एरिया है, अनइनहैबिटेड, कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है जो हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए अब ये चीज़, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ पे हमें कोई लाइफ वैसे नहीं देखने को मिलती है, मतलब कोई लिव नहीं करता है, लेकिन एक बर्ड सेंचुरी ज़रूर है। ठीक, या फिर हम कहें कि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है बट एक बर्ड सेंचुरी है, तो वो क्या है, पिट्टी आइलैंड या फिर लक्षद्वीप आइलैंड के ग्रुप में ही वो लाई करता है। ठीक है, तो ये तो था लक्षद्वीप। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे आइलैंड की, जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
Now you can see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal, extended from north to south. कि अब हमें बे ऑफ बंगाल में एक हमें चेन ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलती हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाता है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाती एक पूरी की पूरी चेन बनी हुई है। वो क्या है, उनको हम क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। कि लक्षद्वीप तो एक छोटा सा ही है, मतलब ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स साइज में काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं और जो स्कैटर्ड हैं, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है, इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम बोलते हैं ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बड़े होने की वजह से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जो नॉर्थ साइड पे जो आइलैंड्स हैं उनको नाम क्या दे दिया गया, अंडमान, और जो साउथ में आइलैंड्स हैं उनको नाम दे दिया गया निकोबार। इसीलिए इनको बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. कि जो हमारे सबमरीन माउंटेन्स थे उनका एक एलिवेटेड पोर्शन है, मतलब कि वो थोड़ा सा उठ गए, वो ऊंचाई पे आ गए, तो वो क्या है कि वो बे ऑफ बंगाल मतलब पानी के अंदर से वो बाहर निकल गए, एलिवेट हो गए, ऊपर को आ गए, जिनको हमने जो कि ये आइलैंड्स बन गए फिर। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस फॉर द कंट्री। ये हमारी पूरी की पूरी कंट्री के लिए, देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। कि जैसे लक्षद्वीप पे हमें अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर, फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलते हैं, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. अब ये जो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये इक्वेटर के काफ़ी करीब देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, मतलब कि काफ़ी गर्म हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए यहाँ पे हमें थिक फॉरेस्ट कवर, मतलब बहुत ही ज़्यादा हरियाली वाला, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अ ग्रेट अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस रीजन। ईच रीजन, कि अब ये जो हमने डिटेल में देखा हर एक रीजन को, तो उनकी अलग अलग फीचर्स बता रहे, यूनिक फीचर्स है, हर एक दूसरे से अलग है, हर चीज़ में वहाँ पे सबके अलग अलग अपने अपने अलग फीचर्स हैं। इट वुड हाउ एवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। कि अब ये क्लियर है कि हर रीजन अपने अपने जगह इम्पॉर्टेंट है और कंट्रीब्यूट करता है हमारी कंट्री को एक नेचुरल रिसोर्सेज में रिच बनाने में, अमीर बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। अब माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स हैं वहाँ पे हमें पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं, और क्योंकि वहाँ से हमें जो रिवर्स हैं, रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, और ग्लेशियर्स की वजह से वो रिवर्स पेरेनियल है, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर हमें देखने को मिलती हैं वो, तो उसकी वजह से क्या है कि हमें वाटर, पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है, और पानी है तो फॉरेस्ट भी हमारे पर्याप्त मात्रा में, बहुत अच्छे से हमारी फॉरेस्ट की संपत्ति भी है, फॉरेस्ट वेल्थ भी हमें देखने को मिलती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। ग्रेनरीज मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो फर्टाइल एरिया है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हो जाता है अच्छे से, तो इसीलिए वो ग्रेनरीज बोल देते हैं हमारी कंट्री की। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस, कि जो पुरानी सेटलमेंट से सिविलाइजेशंस थी उसका बेस है क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। कि अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें वो मदद कर रहा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर शिपिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। कि जो बाकी के जो कोस्टल रीजन है और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दस, द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। के जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, हर किसी के अलग अलग हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से
हमारे विकास के लिए, कि हमारा विकास हो, पूरी की पूरी इकोनॉमी का, पूरी कंट्री का विकास हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो विकास हो पाएगा और बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर गाइज। थोड़ा सा हम लास्ट में डू यू नो सेक्शन देख लेते हैं कि डू यू नो में क्या क्या चीज़ें, कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रीजन इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवरीन आइलैंड इन द वर्ल्ड। कि जो रिवरीन आइलैंड की हमने कहाँ पे बात की थी, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है रिवरीन आइलैंड्स का, नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, वहां पे हमने बात की थी कि रिवरीन आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड हमें देखने को मिलता है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में देखने को मिलता है, मजूली आइलैंड। ठीक है, फिर है दोआब। दोआब के बारे में तो हमने बात की थी, दो और आब, दो मतलब टू और आब मतलब वाटर। ठीक है, दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज मीनिंग फाइव एंड आब मीनिंग वाटर। कि पंजाब में हमें क्या देखने को मिलता है, पांच, क्योंकि पंजाब में हमें ट्राइब्यूटरीज देखने को मिलती हैं, किसकी, इंडस की। तो वो जो 5 रिवर्स हैं उसकी वजह से उसको क्या बोला गया है, पंजाब। पंजाब की 5 रिवर्स का संगम, 5 नदियों का वहां पे हमें संगम देखने को मिलता है। द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। अब हमने पढ़ा था ना, चिलिका लेक हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ईस्टर्न कोस्ट पे हमें चिलिका लेक देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, खारे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी हमारी इंडिया में। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। ये उड़ीसा में लाई करती है, कि ठीक है, उड़ीसा के अंदर महानदी डेल्टा के साउथ में, दक्षिण की ओर। Next, India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of islands. कि इंडिया का एक लौता एक्टिव वॉल्केनो, जो कि मतलब एक्टिव है, वॉल्केनिक रीजन, तो ओरिजिन तो हमने देखा था कि हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी देखा था कि वहाँ पे भी हमें वॉल्केनिक रीजन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। हमारी इंडिया में जो सिर्फ एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है वो क्या है, वो कहाँ मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, बैरन आइलैंड पे। ठीक है, बैरन आइलैंड में हमें ये इंडिया का एक लौता एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव समड अप आवर चैप्टर 2 गाइज, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इस चैप्टर में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो गाइज तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक हो तो आप हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं। So this was all for chapter 2. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.